नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। जंगल को फाड़ के अपना साम्राज्य बनाया। वहाँ भी के साथी लोग थे सब, या तो हिंदी में या तो मैथिली में बात करते थे। इसलिए मैं हिंदी और मैथिली बहुत अच्छी तरह से मैं बोलता हूँ। तो भाषा ऐसी चीज़ है, आप जहाँ रहिए वहाँ की भाषा आपको छूती है, वो भाषा आपको पकड़ लेगी। ऐसी आपकी अनुभूति कब हुई कि अब इसी क्षेत्र के लिए बने हैं, संगीत के लिए ही बने हैं? उन्हीं लोगों का जो है देखते देखते, बाबूजी को देखते देखते मैंने भजन सीखा। शुरू में भजन, मैंने गाना बजाना सीखा हारमोनियम में, ताकि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा संगीत अधूरा हो जाएगा। जी। तो कोई भी संगीत खराब नहीं होता है जी। सबका अपना अपना जो है ना महत्व है। शास्त्रीय संगीत जो है ना, वो तो संगीत का एक क्या कहता है, व्याकरण है, ग्रामर है। फिल्मी जो संगीत है वो ज़्यादा हम पर हावी है, तो ऐसे में शास्त्रीय संगीत के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती है? वहाँ जितने भी फिल्म गाने वाले लोग हैं सभी शास्त्रीय संगीत से किए हैं। शास्त्रीय संगीत जो है ना, फिल्मी संगीत को मजबूत बनाता है, न कि कमजोर। और एक संघर्ष होता है जो आपको जिंदा रख देता है सदैव के लिए। जिसको भगवान ने कुछ गला दिया है, कंठ दिया है, उसको तो सिखाना चाहिए गार्जियन को। मैं यहाँ से कहता हूँ, सिखाओ। नमस्कार, मैं हूं पूजा बहार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही कार्यक्रम में, जिसका नाम है लोकतंत्र की बुनियाद। संगीत आत्मा की आवाज़ है, यह सिर्फ सुनाई नहीं बल्कि आत्मा को महसूस भी होता है। आज मैं ऐसे शख्सियत से आपसे रूबरू करवाने जा रही हूँ जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में लगभग 4.5 दशकों से अनवरत सेवा की है और जिनके सानिध्य में सैकड़ों विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं और ले चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेपाल के विराटनगर में स्थित स्वर संगम संगीतालय के फाउंडर परम आदरणीय कुशवेश्वर राय सर जी का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगी। आप बेसिकली नेपाली हैं पर आपका जन्म भारत में हुआ, यह बात थोड़ी अटपटी लगती है, इसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहूँगी। अब जहाँ तक मैंने अपने दादाजी या परदादा से जब मैं छोटा था बात की थी, तो ऐसा है कि जब यहाँ पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण कर रहे थे, तो बहुत हम लोग का तो किरात है, किरात में हम लोग राजा थे, तो हम लोग पराजित हो गए उनसे, पृथ्वीनारायण सिंह से। तो हम लोग वहाँ से किरात से नीचे आए हम लोग, कि हम लोग अब नहीं रहेंगे इसमें पहाड़ में, हम लोग तराई में रहेंगे, मरहेश में रहेंगे। वहाँ से हम लोग नीचे आए तो आते आते सब जंगल ही जंगल था। तो जहाँ हम लोग थे जंगल ही जंगल था, वहाँ हम लोग ने जंगल को फाड़ के अपना साम्राज्य बनाया। वहाँ भी अच्छा रहा सब चीज़। तो पीछे जब अंग्रेज़ के साथ जो सुगौली ट्रीटी हुई, पता चला कि हम लोग भारत के बिहार के एक खंड में हैं, यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन हम लोग वहाँ, और जैसा कहा जाता है कि मुंगेर तक नेपाल का किला था। तो हम लोग तो नेपाल समझ के रह रहे थे, लेकिन पीछे जब सुगौली संधि के बाद पता चला कि हम लोग अब भारत के भूभाग में पड़ गए। तो उसमें तो बहुत ऐसा हुआ, कुछ भारतीय भूभाग में नेपाल में आ गए, कुछ दार्जिलिंग सिक्किम ये सब नेपाल का था, वो लोग सब भारत में चला गया था। उसी टाइम में हम लोग उधर रहे, और मेरा बचपन यूँ कहिए कुछ जवानी तक, हद तक जवानी तक, हाँ, मैंने वहाँ गुजारा, शिक्षा वहीं की ली। इसके बाद अभी मैं यहाँ नेपाल जो आया हूँ 28 साल के, 28 साल का मतलब होता है 30, 50, 52, 55 वर्ष हो गया मैं नेपाल आया हुआ। तो बीच में मैं गया था पटना, जहाँ मुझे संगीत सीखना था। तो क्या हुआ कि उस बीच में जो वहाँ के साथी लोग थे सब, या तो हिंदी में या तो मैथिली में बात करते थे। इसलिए मैं हिंदी और मैथिली बहुत अच्छी तरह से मैं बोलता हूँ। और जब मैं पटना में रहा संगीत सीखने के इसमें, तो उसमें वहाँ भोजपुरियों के साथ बहुत मेरी दोस्ती रही, तो भोजपुरी भी बोल लेता हूँ। तो भाषा ऐसी चीज़ है, आप जहाँ रहिए वहाँ की भाषा आपको छूती है, वो भाषा आपको पकड़ लेगी। इसलिए मैं हिंदी बोल लेता हूँ। इसलिए सबको ये भी होता है कि मतलब कि बेसिकली नेपाली है, आपका राय भी लगता है सरनेम, फिर आप कैसे इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, है ना? मेरा अगला प्रश्न ये कि आपको संगीत के क्षेत्र में ही जाना है, ऐसी आपकी अनुभूति कब हुई कि अब इसी क्षेत्र के लिए बने हैं, संगीत के लिए ही बने हैं? नहीं, ऐसा है ना, तो मेरा तो ये मैं 3rd या 4th जनरेशन का
4th जनरेशन में हूँ। मेरा बेटा जो 5th जनरेशन है जी। म्यूजिक का। मेरे परदादा, दादा, मेरे पिताजी, हाँ। ये लोग सभी लोग जुटे हुए थे। तो मेरे परदादा लोग तो गांव में नाटक करते थे, विदेशिया नाटक करते थे। विदेशी नाटक। हाँ, तो मेरे दादाजी भी और मेरे बाबूजी बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन भजन कीर्तन बहुत अव्वल तरीके से गाते थे। वो ढोलक बजाते थे, गाते थे। और उन्हीं लोगों का जो है देखते देखते, बाबूजी को देखते देखते मैंने भजन सीखा। शुरू में भजन, मेरे गाना बजाना सीखा हारमोनियम में। इसके बाद धीरे 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 जब लोगों से लगाव बढ़ता गया तो पीछे महसूस हुआ कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरा संगीत अधूरा हो जाएगा। इसलिए मैं फिर पटना गया और वहाँ 7 सालों तक गुरु जी की सेवा की और जो कुछ प्राप्त यानी हुआ यूं उसमें- कहिए कि आपके ब्लड में ही था, बस, जनरेशन बाई था, हाँ, गॉड गिफ्टेड कहीं था। से मतलब नहीं। हाँ, कहीं से प्रेरणा आपको नहीं मिली, आपको एकदम बाय बर्थ, बाय बर्थ। सर, हर आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है ना। हम्म, लेकिन अक्सर देखा है संगीत में जो आर्टिस्ट होते हैं वो या तो प्रकृति प्रेमी होते हैं, है ना, या तो मतलब फिल्मी लाइन में होते हैं। तो सर, आपको कैसा लगता है कि आपको कैसा क्या फीलिंग होती है कि मैं प्रकृति प्रेमी मतलब शास्त्रीय संगीत के लिए मतलब बना चुना, या फिर मैं इस फिल्मी लाइन के लिए बना? तो ऐसा कुछ अपने जीवन के बारे में बताइए। नहीं, देखिए, अगर संगीत को आप बहुत विस्तृत तरीका से देखिएगा जी तो कोई भी संगीत खराब नहीं होता है। जी सबका अपना अपना जो है ना महत्व है। जी मैं कह रहा हूँ शास्त्रीय संगीत जो है ना, वो तो संगीत का एक क्या कहता है, व्याकरण है, ग्रामर है। वो सभी संगीत को ठीक ढंग से चलने को सिखाता है। लेकिन हमारा जो लोक संगीत है, लोक संगीत जिसको हम लोग माटी का संगीत बोलते हैं, तो उस संगीत, वो संगीत का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसके बिना तो संगीत अधूरा होता है। समाज में जितनी रीतियाँ चलती है और सब कुछ होता रहता है, माने पर्व है, त्योहार है, तो वहाँ पर वो संगीत गाया जाता है, शास्त्रीय संगीत नहीं, लोक संगीत गाया जाता है। उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और आज जो संगीत चल रहा है, मान लीजिए जिसको हम लोग कॉमर्शियल बोलते हैं, फिल्मी संगीत बोलिए और संगीत बोलिए, तो वो भी ज़रूरी है। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो संगीत में से भी लोग एक तो आनंद लेते ही हैं, और उसकी पहचान क्या है वो उस पर न जाएं हम लोग, ये जाएं कि उससे भी एक बड़ा उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि अपने जो है जो व्यवसायीकरण करने के लिए उसको एक आर्थिक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। सभी संगीत के अपने महत्व हैं, हाँ, लेकिन शास्त्रीय संगीत को बुझना और समझना बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि उसके बिना और संगीत को हम लोग ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है सर, आप ये बात सुन के मैं बहुत प्रभावित हुई। लेकिन इसी से जुड़ा एक प्रश्न मेरा ये कि आज के समय में जहाँ पे फिल्मी जो संगीत है वो ज़्यादा हम पर हावी है, तो ऐसे में शास्त्रीय संगीत के लिए क्या सबसे बड़ी चुनौती है? कुछ नहीं, आप अब मैं नेपाल की बात तो नहीं करूँगा, फिर भी नेपाल में कुछ अंश तो हो गया है। भारतीय संगीत की मैं बात करता हूँ, वहाँ जितने भी फिल्म गाने वाले लोग हैं सभी शास्त्रीय संगीत सीखे आए हैं, एक दो छोड़ करके, एक्सेप्शनल 99.9% लोग वहाँ सीख के आते हैं गुरुजन से, 10 वर्ष 12 वर्ष। जितने भी सिंगर हैं, लता जी की बात कीजिए, लता जी के पिताजी खुद संगीतज्ञ थे, उनसे सीखा। फिर उन्होंने 2 गुरु किए, उन्होंने तानपुरा बजा के उन्होंने राग गाया लता जी, आशा जी ने, तब उन लोगों का एक नींव बना, तो उतनी बड़ी कलाकार बनी। जितने लोग हैं यहाँ पर, सुरेश वाडेकर की बात कीजिए, यशोदास की बात कीजिए, ये सभी लोग सीख के आए हैं, गुरुजन से सीख के आए हैं। तो इसमें शास्त्रीय संगीत जो है ना, फिल्मी संगीत को मजबूत बनाता है, न कि कमज़ोर। सीखना चाहिए सबको। शास्त्रीय संगीत का बेसिक जड़ है, हाँ, उसके बिना कोई भी संगीत का कोई महत्व नहीं है। अगर शास्त्रीय संगीत अगर आपने नहीं सीखा तो हर इंसान को उसका जीवन कुछ न कुछ सिखाती है। आपने अपने जीवन से क्या सीखा? देखिए, जीवन से क्या सीखा? जीवन तो एक बहती नदी है जी, है ना। जी, नदियाँ जब निकलती हैं पहाड़ों से, तो जब ये समतल में आ जाती है, तो जितना वो आराम से गुजरती है अपनी राह में, उतना तो नहीं होता है पहाड़ में, तो गुजरना पड़ता है वहाँ से। जीवन भी वही चीज़ है ना। जीवन भी तो आपको, मेरा जीवन तो और दुखमय रहा, क्योंकि मेरी भी माने जमींदारी थी बहुत बड़ी। अच्छा, वो नहीं रही, तो फिर मैंने संघर्ष किया, और इतना कड़ा संघर्ष किया कि जिसका कोई बखान नहीं है। मैं तो कहूँगा कि मेरे दुश्मन को भी उस तरह का संघर्ष न करना पड़े। और वो संघर्ष मुझे सिखाया भी। संघर्ष आपको 2 चीज़ करता है, या तो आप
मार देता है, कुछ नहीं बदमाश हो जाओ, ये हो जाओ। और एक संघर्ष होता है जो आपको जिंदा रख देता है सदैव के लिए, जिंदा कर देता है। तो वो संघर्ष हमको भी सिखाया है। जितनी मुझे तकलीफ़ें हुई, जितनी मुझे माने लोगों से आलोचना आई या तिरस्कार मिला मुझे, उससे मुझे एक बल मिला कि मुझे कुछ करना नहीं। सर मैं ये जानना चाहूँगी आपके थोड़ा सा जीवन के, आपके इतनी बातें हो गई तो आपके जीवन के भीतर थोड़ा झांकना चाहूँगी। आपके जीवन का कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको याद करके आपकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं, मतलब ऐसा कोई वाक़या इसको कहीं ना कहीं दिल को कुरेदने लगता हो, थोड़ा सा दर्द किस हो जाता हो। और कलाकार का तो दिल वैसे ही बहुत भावुक होता है, सॉफ्ट होता है। देखिए ऐसे बहुत क्षण आए जहाँ मैं रोया हूँ। पटना में जब मैं संघर्षरत था तो वहाँ तो मैं पहुँच तो गया, लेकिन कोई वहाँ तो मेरा था नहीं आगे पीछे। मैं 6 महीना एक मंदिर में बैठा, इसके बाद फिर कुछ मेरा ट्यूशन चलने लगा तो फिर मैंने डेरा ली। तो एक समय ऐसा भी हुआ कि मैं मेरा ट्यूशन एक जो फाइनल एग्जाम के बाद ट्यूशन ख़त्म हो गया था 2 महीने के लिए। मेरे पास पैसा नहीं था, जो था खा रहा था। कुछ एक ऐसा मोमेंट आया कि मेरे पास कुछ भी खाने का पैसा नहीं था। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, तब मैं अपने घर रह जाता हूँ। तो वही हुआ। तो एक शाम में एक मंदिर जाता था मीठापुर में, पटना के मीठापुर में, वहाँ सभी हनुमान मंदिर है। वहाँ जाता था तो पुजारी हमको बहुत मानते थे, क्योंकि वहाँ पर जब मैं गाता था भजन तो बहुत से लोग आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। तो आते वक्त हमको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ फल फूल देते थे सब दिन। तो बस वही होता था, शाम में आकर के मैं वो खाता था, फल फूल मिठाइयाँ खाता था। तो 4 दिन और 3 रात इस तरह से चला। 8वां रात माने 4 दिन पुराने में एक अंतिम रात जो 8वीं रात थी, मैं उस दिन गया हर दिन की तरह वहाँ अपना सब कुछ मैंने ड्रेसअप करके अपना वही करने लगा भोजन। वो फल फूल जो था, जो ही मैंने मुंह में लगाया केरा, उल्टी हो गई और मुंह पूरा तीता हो गया। और मैं जो भी खाने का प्रयास करता उल्टी होता था। तो मैं सो गया, कुछ नहीं किया, सो गया। और मैंने उस समय वही तो है, सब लोग दुख में तो सिमरन करते हैं। कबीरदास ने कहा दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख में सिमरन करने लगा उसको। मैंने क्या मेरे बिगाड़ है तेरे को, मैं तो जाता हूँ तेरे मंदिर में जाता हूँ, तुझको गाता हूँ और जो मिला प्रसाद में खा रहा हूँ। और क्या ऐसी मैंने गलती की कि मुझे आज 4 दिन 4 रात माने 8 सुबह शाम हो गई जहाँ मैंने कुछ नहीं खाया है। तो मैं रो पड़ा और सो गया। तो सुबह मैं जल्दी उठता हूँ। तो मैं उठा भी तो वहाँ एक मेरे भैया के बड़े साले पेशा वाले हैं, उनका हाई कोर्ट में चल रहा था केस, पटना हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा अरे खोलो अभी तक सो रहे हो। तो मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं इस तरह से हूँ ना, मैं स्नान कर तैयार हो गया, चलो आज हम लोग को घूम चलेंगे इधर उधर, 10 बजे चलना है हाई कोर्ट में। चल गए। तो हम लोग वहाँ गए, एक नाश्ता था भोजपुरी नाश्ता, उसमें नाश्ता किए, खाना खाए। तो ये घटना हमें याद आती है कि अब वो नहीं आते तो क्या होता, क्योंकि वो 9वां छाप हो जाता हो ना मेरा, तो क्या होता। तो इस तरह से ये सब घटनाएं, और ऐसी बहुत घटनाएं हैं जहाँ मैं बड़े इससे जाता था कि अपनों के पास। मुझे लगता है कि भगवान ने उनको, भगवान तो सभी जगह नहीं जा सकते, भगवान ने भेजा उनको। और कई बार ऐसा हुआ कि अपनों के यहाँ जाता था मैं बड़े कुछ ले करके कि मैं कुछ सीख रहा हूँ तो लोग कहेंगे अच्छा कर रहे हो गए। वहाँ जाते ही लोग फटकारते थे तुमको, सब नहीं आते तुझे, इतने बड़े हो गए हो अभी तक क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा तुमको इसलिए। तो मैं रो करके रुकता था। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जीवन में, और जो मिली वो मुझे सबने मुझे ऊर्जा दिया, सबने मुझे राह पे चलने को सिखाया। और मैं यहाँ जो आज की जनरेशन है, जेन जेड की जनरेशन है, जो वर्तमान में जो आज के बच्चे हैं, अगर वो संगीत सीखना चाहें, या फिर जो आज का संगीत प्रेमी है जो संगीत सीखना चाहे, कोई भी इंसान जो संगीत सीखना चाहे आज के समय में, उसके लिए आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अब मैं नेपाली समाज की बात करता हूँ जी, करिए। वहाँ सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, वहाँ सबसे बड़ा जो एक ट्रेंड चल गया है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे, आज से 10-15 वर्ष पहले जो था, मेरा बेटा साइंस पढ़े, डॉक्टर बन जाए अथवा CA बन जाए, ये सब था ट्रेंड। अभी वो ये चल रहा है कि मेरे बच्चे पढ़े,
अब टेक्निकल पढ़े कुछ पढ़े, जिस तरह से नौकरी कर ले बस वो उसका जीवन सेटल हो गया। वो सबसे बड़ी यहाँ पर जो है एक कंसेप्ट है लोगों में, नेपाली लोगों में तो मैं कह रहा हूँ 99.9 ये कंसेप्ट है कि ये क्या होगा आकर के, कुछ नहीं होने को है, अपना पढ़ लिख लो, नर्स की नौकरी कर लो, जीवन तो चलेगा। तो ये सोच अभी है, इस सोच को बदलना पड़ेगा। और आज के बच्चे जो सीख रहे हैं मेरे पास, उसमें यही है कि 80% तो बच्चों की इच्छा है कि मैं सीखूं, 20% लो ठीक है कुछ सीख लो थोड़ा बहुत। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आज भी पेरेंट्स के दिमाग में या फिर पेरेंट्स के दिमाग में यही है कि अगर किसी बच्चे में संगीत सीखने की ललक है तो वो उसे एक शौकिया तौर से लेते हैं, जैसे गिटार बजा लो, थोड़ा सा गा लो महफिल में या फिर पार्टी में, बस यही, इसके आगे नहीं, मतलब इसको अपना मैं अभी की बात कर रहा हूँ मैं, दो लड़की थी जी, इतना पोटेंशियल था दोनों लड़की, वो कुछ कर सकती थी, वो लोग दोनों को हटा दिया उनके पिता ने। चलो 12 पास किया, अभी तो कहा कि चलो ये करना है MBBS, ठीक है करो, भगवान करे वो डॉक्टर बन जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उन लोगों को अच्छा अगर कलाकार बनाता, कहीं एक गीत उसका हिट हो जाता तो वो जिंदगी भर डॉक्टर नहीं कमा पाता जितना लोग कमा पाएगी, या नाम होता। एक डॉक्टर का नाम कितना होता है पाली, आप जहाँ हैं वहीं तो लोग आपको पहचानेंगे और को पहचानेगा। और अगर आप अच्छा सिंगर हो जाती हैं, लता जी की बात कीजिए, उदित नारायण की बात कीजिए, हजारों लाखों डॉक्टर्स को जानते हैं, हजारों इंजीनियर को जानते हैं। तो ये बात है कि इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये नहीं कर रहा हूँ कि सबको ढकल दो संगीत में, जिसको भगवान ने कुछ गला दिया है, कंठ दिया है, उसको तो सिखाना चाहिए गार्जियन को। मैं यहाँ से कहता हूँ सिखाओ, वो अच्छा रहेगा, बेटर होगा। सर, आपके समय का संगीत और आज का संगीत जो कहीं ना कहीं फिल्मों में बदलाव आया है, पहले जो फिल्में हुआ करती थी, आज की जो फिल्में हैं तड़क भड़क, बहुत इतनी जल्दी जल्दी कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन कुछ फिल्में हैं जो बहुत बहुत सुंदर उसमें संगीत होता है। आज का जो संगीत है उसमें क्या अंतर है सर? देखिए, आज का संगीत और आज हमारे ज़माने का, आज से 40 वर्ष पहले का संगीत में फ़र्क इतना क्या है, आधारभूत बेस जो है ना वही है। तो आज क्या है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कुछ लोग चेंज हो गया है। जैसे पहले क्या था, रिकॉर्डिंग में लाइव एक्वास्टिक होता था, आप बैठिए और सब बाजेगा एक साथ, और उसके बाद गाना है, वो हुआ तो ओके, नहीं तो फिर से कीजिए। और आज ये समस्या है कि आप गा के चले गए, आप कमज़ोर गायिका हैं, आपका कहीं सुर भी इधर उधर है तो मिल जाता है, और बजाने वाले जो आते हैं धीरे धीरे वो सब मिला देता है। यहाँ फ़र्क है। इससे क्या हो गया कि पुरानी जो संगीत पद्धतियाँ थी या पुराने जो लोग गाते थे, आज बहुत फर्क पड़ गया है। ठीक है, आज भी जो है कुछ नए जनरेशन के बहुत अच्छे प्रतिभा सब हैं, बहुत अच्छी प्रतिभा के लोग हैं, लेकिन पहले जो लोग गाते थे दिल को छूता था। क्यों आजकल आज भी क्यों हम उसको फरीदा खानम का सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? इसलिए कि उस ज़माने में कुछ नहीं था, लेकिन उनकी आवाज़ में जो खनक थी वो सिर्फ दिल को छूती थी। और आज हम जो गा रहे हैं वो उसमें बहुत कुछ मशीन मिला हुआ है, टेक्नोलॉजी मिला हुआ है, तो वो चीज़ नहीं है आज भी। क्यों सुनते हैं हम लोग सुरेजा का क्यों सुनते हैं हम लोग? बात वही है। पहले बहुत शिद्दत, मुझे लगता है पहले के जो संगीतज्ञ थे बहुत शिद्दत से अपने काम करते थे। अब थोड़ा सा ये हो गया है कि चलो टेक्निकल है, सपोर्ट आपका साथी हो गया है ना, जी, टेक्नोलॉजी आपका सपोर्टर हो गया है ना, डर तो खत्म हो गया है कि सपोर्ट कर देगा वो मेरा। एडिट हो सकता है, कहीं 19-20 हो गया, वो ठीक हो सकता है। पहले आप बिना ऑर्केस्ट्रा क्या गा नहीं पाती थी, आज जरूरत नहीं है, एक पकड़ लीजिए इतना ये बढ़ाइए, नहीं तो मोबाइल में सब लगा लीजिए, 500-600 गीत लगा लीजिए, कहीं जाना है आप मोबाइल लीजिए गा दीजिए, ट्रैक में गा दीजिए। तो आज ये है, सुविधाएं है ना। सर, उम्र कोई भी हो हर आँख सपना देखती है, उम्र कोई भी हो हर आँख सपना देखती है। इस बृहद मुकाम पर पहुंचकर अब आपकी आंखें क्या सपना देखती हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो 72 को पार कर रहा हूँ जी, 72 को। 73 में मैं अभी ये 1 महीने के बाद 73 में मैं पैर रखूँगा। मेरी इच्छाएं या मेरा सपना कहिए आप, एक ही है कि मैं जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया, अपने को उसमें डुबोया, कम से कम वो क्षेत्र जाना पहचाना जाए जैसे भी। और मैं चाहता हूँ कि संगीत, एक मजबूत संगीत को लोग पहचाने, सही संगीत को लोग पहचाने। और मैं भरमगदूर कोशिश ये कर रहा हूँ,
और साथ साथ मेरी इच्छा ये भी है कि संगीत के साथ जो साहित्य है वो भी साथ साथ चले, तो और भी क्या होगा कि सोने में सुगंध हो जाएगा। तो मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एक ही चीज़ में रहूँगा कि मुझे संगीत को कैसे सही संगीत सबके दिमाग में जाए, सही संगीत सब करे और सब आनंद को लूटे। यही है मेरा उद्देश्य, कुछ नहीं है। अगर कोई संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहे तो उसके लिए आप अपने अनुभव से क्या सलाह देना मैं वही कर रहा हूँ जी। सब शुरू में डूबता नहीं है, शुरू में कोई नहीं डूबता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब तुम लोग कुछ एडल्ट हो गए हो, 12-15 वर्ष कोर्स कर गए हो, तो सोच के आओ, नहीं तो मत आओ। सोच के आओ कि मुझे जो कुछ हो मुझे करना है, और लग जाओ, दिल जान से लग जाओ, क्योंकि इसको अपना बनाओ पहले, इसके बाद अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाओ। इसको आगे बढ़ाओ तो ये करोगे, जब तुम्हें वो जुनून जग जाएगा कि मुझे करना है, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। अगर ये कहोगे मुझे करना है, मुझे उसमें क्या कहता है वायरल बनना है, क्या करना है, और इधर भी जो है पढ़ाई भी खत्म हो रही है, नहीं कर पाओगे, दोनों डूब जाएगा तुम्हारा। तो इसलिए जो आते हो समझ के आओ, सोच समझ के आओ, और जो ठीक है जो कर रहे हो कि मुझे फर्दर टाइमिंग करना है, करो भैया, मेरे को क्या रोकना है, करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप साहित्य में हैं, कितने साल से लगी हुई हैं, तो आप थोड़ा बहुत महसूस कर रही हैं। साहित्य जो आज इतना, चाहे हिंदी साहित्य कहिए, चाहे संस्कृत साहित्य कहिए, चाहे आप नेपाली साहित्य बोलिए, है ना, ये संस्कृत जितने भी साहित्य हैं उसको इतना मजबूत करने में, इसकी नींव को मजबूत करने में जो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो लगाया, आज इसलिए हम खड़े हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए आज हम लोग पूर्वज की चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आज लाखों हैं आज युवा भारत में, अरे साहित्य बोल के आज वो लोग, सबका नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी का जो एक एक पाठ पढ़ के वो लोग अपना जीवन चला रहा है भैया। मैं कह रहा हूँ कि वो कुमार विश्वास क्या था कल तक, मैं कह रहा हूँ क्या था, कुछ नहीं था, और आज वो एक कविता पाठ का 13 लाख रुपया लेता है वो। तो क्यों लेता है भाई? कि उसने अपने पाठ को इतना मजबूत बनाया कि लोगों को सुनने पे मजबूर कर दिया। लोग सुनने आते हैं और पैसा दे करके आते हैं, इसलिए 13 लाख रुपये डिमांड करते हैं। तो भैया हम भी बढ़ सकते हैं कल वो। और कुमार विश्वास बनने के लिए उन्होंने जो ठोकरें खाई, उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो प्रतिज्ञाएँ की, उन्होंने संकल्प लिया, उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा बहुत नज़दीक से, दूर से नहीं तो नहीं हो पाएंगे हम लोग। सर बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी जानकारियाँ हासिल, संगीत के बारे में बहुत बहुत आनंद आया सर आपसे बातचीत करके। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे मेरी एक जान पहचान थी और आपने मुझे इस तरह से आकर मीडिया में खड़ा किया, कुछ बोलने का अवसर दिया, और इस तरह से अवसर मिले तो मैं समय समय भी बोलूँगा कि भैया ये बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ हम लोग खड़े हैं इसको नहीं छोड़ना चाहिए। और आपको बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद सभी टेक्नीशियनों को भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।